हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक अंतिम क्लास जो रहेगी अधिशासी अधिकारी के लिए, जिसमें हम सांख्यिकी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन हैं ये उत्तराखंड अपर पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इनको हम यहाँ पर देखेंगे क्योंकि यूकेपीएससी जो जिस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछता है उन्हीं पर आधारित हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को 7-8 क्लास के माध्यम से सांख्यिकी को कवर करा रखा है, जो कि आपका क्लास 10th की एनसीईआरटी थी। मैंने 9th और 10th की एनसीईआरटी आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रखी है। यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि ये एक तरीके से प्रैक्टिस क्लास भी आप लोगों के लिए हो सकती है। और इससे पहले आप लोगों को यहाँ पर मैं ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूँगा, क्योंकि कल आपका पेपर है। अच्छी तरीके से आप लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है, आप लोगों का साथ यहाँ पर बना हुआ है जीआर क्लासेस के साथ। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छी तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करके आना और ज़्यादा तुक्के लगाने की कोशिश मत करना। और आप लोगों को टेंशन हो रही होगी कि किस प्रकार से हम अटैम्प्ट करेंगे, दिक्कतें आती हैं एग्ज़ाम से पहले, लेकिन आप लोगों को अपने माइंड को फ्रेश माइंड से जाना है एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आना है। तो क्वेश्चन अटैम्प्ट किस प्रकार से करना है, ज़्यादा तुक्के नहीं लगाने हैं। जो OMR है उसको आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से फिल करना है, क्योंकि नए स्टूडेंट यहाँ पर कुछ गलतियाँ कर जाते हैं, उसके बाद फिर करेक्शन करना पड़ जाता है, तो फिर दिक्कतें आ जाती हैं। इसलिए आप लोग OMR को अच्छी तरीके से फिल करें। जो भी आप लोगों को वहाँ पर इंफॉर्मेशन पूछी गई है, 1-2 बार अच्छी तरीके से रीड करके एडमिट कार्ड से मैच करके आप लोग उन चीज़ों को फिल करेंगे। उसके बाद जब आप अटैम्प्ट करने बैठते हैं, जैसे 100 क्वेश्चन अगर आपके पास हैं और समय आपके पास एक अच्छा खासा समय दिया जाता है एग्ज़ाम में, तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन एक बार में नहीं करने हैं। तो आप लोगों को अलग अलग शिफ्ट में करने हैं क्वेश्चन, जैसे 3-4 शिफ्ट में आप कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि 100 क्वेश्चन को पहली बार में सारे के सारे नहीं करने हैं आप लोगों को। जैसे आपको पहला क्वेश्चन नहीं आया, आपने क्वेश्चन करना शुरू किया, पहला क्वेश्चन नहीं आया, तो आप उसको स्किप कर जाएं, उस पर ज़्यादा समय व्यतीत ना करें। तो अगर आप उस पर समय व्यतीत करेंगे तो और क्वेश्चन के लिए समय कम पड़ जाएगा। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो स्किप कर जाएं। अगर सेकंड क्वेश्चन आता है तो उसको करें, अगर नहीं आता है तो उसको भी स्किप कर जाएं। तो इस तरीके से आप लोग 100 क्वेश्चन तक जब अटैम्प्ट करेंगे तो लास्ट में आप काउंट करेंगे कि आप कहाँ पर पहुँच रहे हैं। जब आप इस तरीके से काउंट करके एक अच्छे खासे स्कोर में अटैम्प्ट में आप पहुँच जाएंगे, तो पहला स्टेप क्या होता है, वहाँ पर आप 100% श्योर होते हैं, वहाँ पर आप लोगों ने कोई भी तुक्के नहीं लगाए होते हैं। जब आप सेकेंड टाइम में उसको सेकेंड स्टेप में करेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि यार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो माइंड में फिर रिकॉल हो जाते हैं, हमें आ जाते हैं कि यार हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, इसका आंसर ये हो सकता है। तो सेकेंड स्टेप में आप लोग इस तरीके से करेंगे। कुछ क्वेश्चन वहाँ पर आप लोग अटैम्प्ट कर जाते हैं, तो आप लोग इस तरीके से देखना। फिर आपके पास जब समय बचेगा तो तीसरे स्टेप में आप लोग अपनी गाड़ी को आगे को बढ़ाना, फिर कुछ क्वेश्चन करना। उसमें एलिमिनेशन वाला मेथड आप लगा सकते हैं। एलिमिनेशन में उन क्वेश्चन को ही ज़्यादा देखें जो आप लोगों ने कभी पढ़े हों, और इस तरीके से आप लोग 3 स्टेप में कर जाएंगे। और फिर आप जब अपना टोटल करेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा आ जाएगा कि आप कहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जब लास्ट फाइनल स्टेप आप लोग करेंगे तो वहाँ पर आप लोग कुछ क्वेश्चन पे तुक्का लगाने की ओर जा सकते हैं। कब, जब आप लोगों ने उन क्वेश्चन को कभी पहले पढ़ा हो, आप लोगों ने कभी उनको रीड किया होगा, आपको लग रहा होगा कि यार मैंने पढ़ा तो था लेकिन हो सकता है ये कन्फ्यूजन वाला है, तो आप लोग वहाँ पर कुछ खेल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उसमें नहीं घुसना है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे और फिर लास्ट में आप देख पाएंगे कि आपका क्वेश्चन पेपर एक अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन बचे होंगे उस पर ज़्यादा वो करने की कोशिश मत करना कि यार चलो हमने कम अटैम्प्ट किए हैं तो कुछ और अटैम्प्ट कर लेते हैं क्योंकि इतना कट ऑफ नहीं जाएगी। तो आप लोग कट ऑफ उस समय ही डिसाइड कर लेते हैं कि यार इतना नहीं जाएगी, इससे ज़्यादा ही जाएगी, मेरे तो कम मार्क्स आ रहे हैं। ऐसा मत सोचना, क्योंकि जो आपने अभी तक अटैम्प्ट किए हैं वो प्योर क्वेश्चन हैं, वहाँ पर आप लोगों की पकड़ अच्छी है। लेकिन अब आप अगर तुक्के लगाने बैठ जाएंगे तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा खेल खराब हो जाएगा, वहाँ पर फिर माइनस मार्किंग की ओर आप बढ़ने लगेंगे। तो आप लोग इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना कि तुक्के बिल्कुल नहीं लगाने हैं। कुछ भी क्वेश्चन में तुक्के आप लोगों को ज़्यादा नहीं लगाने, जितना आप लोगों ने पढ़ रखा है उसी पर आप विश्वास करके माने कि जो आप लोगों ने पढ़ा है वही आएगा। और अगर आप प्रेशर में होंगे
तो डेफिनेटली एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन आप लोग हड़बड़ाहट में गलत करके आ सकते हैं, लेकिन अगर आप एक शांत मन से जाएंगे, बिल्कुल अपने अंदर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं लेके जाएंगे एग्ज़ाम में जिससे आप लोगों को टेंशन होती है, तो प्रेशर को आप लोग घर छोड़ के जाएं, एग्ज़ाम में एक हल्के मन से जाएंगे तो आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर अटेम्प्ट करके आना, उसके बाद हम यहाँ पर बातें करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर एक पाई चार्ट दे रखा है। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं कराया था, तो मेरे को लगा कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों से यूकेपीएससी पूछ लेता है, तो मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। यहाँ पर ये दे रखा है हमको पाई चार्ट। जब भी एक सर्किल में कोई चीज़ हमको आंकड़े दिए रहते हैं तो उसको हम पाई चार्ट कहते हैं। जब हम यहाँ पर एक सर्किल की बात करते हैं तो वहाँ पर हम एंगल की बात करते हैं, कोण की बात करते हैं। जब भी हम किसी सर्कल पर जाते हैं और मैथ का क्वेश्चन करने बैठते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एंगल, और किसी भी बिंदु पर अगर हम एंगल की बात करेंगे, अगर इसका केंद्र बिंदु आप लोग यहाँ पर इसको केंद्र बिंदु मान रहे हैं, इसको मैंने सी लिख दिया, तो इस केंद्र बिंदु पर हमेशा कितने अंश का कोण बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर बनेगा 360 अंश का कोण। किसी भी बिंदु के चारों ओर बनने वाला जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। आप लोग इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है? तो इस बात को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखना। इसके बाद हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, यदि छात्रों की कुल संख्या 3000 हो, छात्रों की कुल संख्या 3000 हो, तो भाग ए और बी में मिलाकर छात्रों की संख्या है। ये आपको यहाँ पर एक पाई चार्ट दे रखा है। इसमें आपको यहाँ पर ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, ठीक है, 6 भाग दे रखे हैं और इन सर्कल को इसमें तोड़ रखा है, ए बी सी डी में तोड़ रखा है। अब आप देखेंगे तो ए में कितने परसेंट स्टूडेंट हैं? यहाँ पर 20% स्टूडेंट हैं। इसी प्रकार बी में 12% स्टूडेंट हैं, सी में 8% स्टूडेंट और डी में 22%, ई में 25 और एफ में 13% स्टूडेंट यहाँ पर हैं। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा कि हम यहाँ पर जब भी इसको करते हैं तो एंगल वाला पॉइंट भी देखते हैं, उसको अभी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में वो एंगल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करना। तो कुल संख्या कितनी है? छात्रों की कुल संख्या यहाँ पर है 3000। कितनी है दोस्तों? 3000 है यहाँ पर, आप लोगों ने देखा। और अगर आप इनको काउंट करेंगे, ए बी सी डी ई एफ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, तो ये कुल छात्र होंगे। ये क्या होगी? कुल छात्र। तो ए बी सी डी ई एफ को मिलाकर यहाँ पर कुल कितने परसेंट बन रहे होंगे? तो आप लोग इनको काउंट कर सकते हैं। तो ये 100% बनेगा। कैसे? 22 और 8 30, 30 और 20 50, 50 और यहाँ पर 25 75, 75 और 13 12 100। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुल कितने परसेंट हैं। परसेंटेज में तो है ये 100%, परसेंटेज में तो है 100%, और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 3000। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि 100% की वैल्यू कितनी है? 3000 है। 100% का मतलब कितना है? 3000 स्टूडेंट है। ये आप लोगों को यहाँ पर देखना है। हम इसको उस मेथड से नहीं करेंगे जो हम स्कूल में पढ़ते आते हैं। हम यहाँ पर एक नॉर्मल मेथड पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए सहूलियत आपको पैदा करेगा, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम में भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमने बचपन में देखा होगा कि हम टॉफ़ी खरीदने जाते हैं तो हम फिर अनुमान लगाते हैं कितने रुपए में कितनी टॉफ़ी आएगी। जैसे अगर मैं कहूँ जैसे अगर मैं कहूँगा 4 रुपये में 8 टॉफ़ी आती है, 4 रुपये में 8 टॉफ़ी आती है, तो हम यहाँ पर 12 रुपये में कितनी टॉफ़ी आएगी, इस तरीके से हम अनुमान लगाते हैं। तो हम क्या निकालते हैं? एक टॉफ़ी का मूल्य कितना होगा? तो 8/4 कर देते हैं, तो एक टॉफ़ी का मूल्य 2 रुपया हो गया। तो 12 टॉफ़ी का मूल्य इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 रुपये में 2 टॉफ़ी आ गई, तो 12 रुपये में कितनी टॉफ़ी आ गई? 12 दूना 24 टॉफ़ी आ गई। तो इस तरीके से हम देखते हैं, यानी कि इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड, ठीक है। यूनिटरी मेथड बोलते हैं क्योंकि हम यहाँ पर 1 का मान सबसे पहले निकालते हैं। हम 1 का मान निकालते हैं, फिर हमको उसके बाद जिसका मान निकालना होगा उससे हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। ये मेथड आप लोगों ने बचपन में देखा होगा। आपने जब भी दुकानों में आप गए होंगे तो वहाँ पर सामान लेने के लिए आप लोगों ने इसका प्रयोग किया होगा। वैसा ही प्रयोग हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। हमको क्या कह रहा है यहाँ पर?
100% का मतलब 3000 दे रखा है। 100% का मतलब 3000। ये इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, 100 रुपये में 3000 टॉफ़ी आ रही है। 100 रुपये में 3000 टॉफ़ी आ रही है, तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी आएगी? 1% में कितनी टॉफ़ी आएगी? तो 3000 बटे आप 100 कर देंगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 30, यानी कि 1 रुपये में 30 टॉफ़ी आ गई। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ए और बी को मिलाकर छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो ए में आप यहाँ पर देख पाएंगे 20% है और बी में 12%। ए में यहाँ पर 20% है और यहाँ पर है 12। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 32। तो 32% आ गया। इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई? 32% आ गई। तो हमें 1% की वैल्यू पता है और हमें निकालनी है 32% की वैल्यू। a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, तो 32% की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? हम ऐसा सिंपल सा करेंगे, इस 30 को 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो उत्तर आएगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसको करने के लिए 1 0 हम पहले से लगा देंगे, क्योंकि 0 है। 3 दूना 6, 3 3 9, तो 960 यहाँ पर कुल छात्र हो गए हैं। कौन? ए और बी को मिलाकर। ए और बी को मिलाकर कुल छात्रों की संख्या हमसे पूछ रहा था, जो कि 960 हो गया है। क्लियर हो चुका होगा आई होप आप लोगों को। इसी तरीके से इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आप लोगों से यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि डी में कितने स्टूडेंट हैं? डी भाग में कितने स्टूडेंट हैं? तो यहाँ पर आप 22% का मान निकालेंगे। 1% का मान आप लोगों ने निकाला है 30, 1% का मान आप लोगों ने निकाला है 30, तो 22% का मान आप लोग 22 × 30 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 1 0, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो 660 आ गया। डी की वैल्यू आ गई 660। आपसे यहाँ पर इंडिविजुअली इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ई की वैल्यू कितनी आएगी? तो ई में कितने छात्र हैं? तो आप लोग इसको 25% को 30 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1% की वैल्यू 30 है, तो 25% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 × 30, तो 25 × 75 यानी कि 750। तो यहाँ पर आप ई में देखेंगे 750 स्टूडेंट हैं। अब आपसे ये भी कहा जा सकता है कि ई में कितने स्टूडेंट अधिक हैं डी से? ई में कितने स्टूडेंट अधिक हैं डी से? तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ है 750, यहाँ है 660। तो कितने अधिक स्टूडेंट हैं? यहाँ 40, यहाँ 50, तो 40 और 50 90 स्टूडेंट अधिक हैं। कहाँ पर? ई में। 90 स्टूडेंट अधिक हैं कहाँ पर? ई में। तो आप लोग इस तरीके से इन क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर यूनिटरी मेथड का प्रयोग हमने किया। हमने पहले 100% की वैल्यू निकाली। 100% की वैल्यू हमको दे रखी है 3000। हमने फिर 1% की वैल्यू निकाली, जो निकली 30। फिर हमने जो भी हमसे कह रहा है उनकी परसेंटेज वैल्यू निकाली, और कैसे निकाली? उनको गुणा करके। तो जो भी हमसे यहाँ पर से क्वेश्चन पूछेगा, कौन कितना अधिक है, किसका मान कितना कम है, दोनों का अनुपात भी आपसे पूछा जा सकता है। अनुपात भी आपसे पूछा जा सकता है। कैसे? जैसे आप लोगों से पूछा जा सकता है ई और ए के मध्य अनुपात क्या है? ई और ए के मध्य अनुपात क्या है? तो ई और ए का अनुपात अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो आप इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। ई की वैल्यू कितनी है? 25%, और ए की वैल्यू कितनी है? 20%। तो परसेंट से परसेंट कट गया। अनुपात निकालना मैंने आपको पहले सिखा ही रखा है। तो 5 से 25 कटेगा 5 बार, 5 से 20 कटेगा 4 बार, तो 5:4 इसका आंसर आ जाएगा। 5:4 इसका आंसर आ जाएगा। तो अनुपात में भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर से पुटअप हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने देखा अच्छी तरीके से। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखें। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपके आए हुए क्वेश्चन ही हैं, तो इसको भी हम देखते हैं। यहाँ पर फिर से पाई चार्ट आपको दे रखा है, और इसमें कुछ वैल्यू दे रखी है, और ये प्रतिशत में दे रखी है। ये वैल्यू किस में दे रखी है? प्रतिशत में दे रखी है। तो क्वेश्चन को समझते हैं। देश के बजट को निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। तो ये किसी देश का बजट है, और इसको हमने इस प्रकार से दिखाया है। बजट में क्या होता है? जैसे आयकर की बात की गई है 33%, बिक्री कर की बात की गई है 35%, और उत्पाद और सीमा शुल्क की बात की गई है यहाँ पर 14%, और विविध मतलब अन्य कर जो हैं वो हैं 18%। तो एक प्रकार से ये कुल 100% टैक्स के बारे में बात की गई है।
कुल ये कितने परसेंट है? 100%। आप इनको अगर जोड़ेंगे तो ये कुल कितनी वैल्यू आ जाएगी? 100% आ जाएगी। तो आयकर, बिक्री कर, विविध और उत्पाद शुल्क मिलाकर ये 100% आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया है दोस्तों? ये 100% आ गया है। तो 100% आप देखेंगे 100%। तो हमसे क्या करा है कि तो पाई आलेख में आयकर का कोण होगा, आयकर का कोण निकालना, हमने 33% का कोण निकालना है। ठीक है, तो मैंने पहले आप लोगों से कहा कि जब भी हम यहाँ पर एक सर्कल देखते हैं, उसमें केंद्र बिंदु देखते हैं, उसके चारों ओर बनने वाला जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिख दिया है कि 100% तो कुल टैक्स है, कर है, और इसकी वैल्यू अगर हम एंगल में देखेंगे, कोण में देखेंगे, तो ये 360 डिग्री है। समझ में आ गया कि 100% का मतलब कितना है? 360 अंश। समझ में आ गया होगा कि 100% का मतलब कितना है? 360 अंश। अब हमसे क्या कह रहा है? आयकर का मान निकालना है, आयकर का। तो हम सिंपल सा इसमें 1% का वैल्यू निकाल देंगे। सबसे पहले हम सब भी वही वाला मेथड अपनाएंगे जो इससे पहले वाले में अपनाया, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मतलब 1 का मान हम निकालेंगे। तो 1 का मान कैसे निकल जाएगा? 360 डिग्री अपॉन 100, 360 डिग्री अपॉन 100, और हमको मान डिग्री में ही निकालना है क्योंकि कोण हमको ज्ञात करना है, तो डिग्री में हमको मान निकालना है। अब यहाँ पर आयकर का वैल्यू कितनी है? आयकर की वैल्यू है 33%। तो 33% की वैल्यू हमको निकालनी है। अब हमको 1% की वैल्यू पता है, तो 33% की वैल्यू क्या होगी? 1% की जो वैल्यू है उसको हम गुणा कर देंगे 33 से। 33 से हम इसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो जब इन सबको गुणा करके हमारा जो आंसर आएगा वही एक राइट आंसर हो जाएगा। तो 0 से 0 को कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा? 36 गुणा 33 अपॉन 10। अब आप 36 को 33 से अलग अलग तरीके से गुणा कर सकते हैं। सबका गुणा करने का अलग तरीका होता है। कोई स्टूडेंट यहाँ पर 36 को 33 से इस तरीके से गुणा करेगा, तो हर किसी का गुणा करने का तरीका अलग होता है। लेकिन अगर मैं अपनी बात कहूँ कि आप लोगों को एक जल्दी जल्दी आप कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग इसको इस तरीके से देखें कि 33 और 36 को गुणा करना है। तो 33 को क्या मैं 11 गुणा 3 लिख सकता हूँ? इसको हम मन में अज्यूम कर सकते हैं कि 11 गुणा 3 हो गया। 11 गुणा 3 का मतलब 11 तियां 33। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं? इस 11 से 36 को गुणा कर देते हैं। अब 11 की गुणा बहुत आसान होती है, इसलिए हम यहाँ पर 36 को गुणा कर रहे हैं 11 से। और पहले ही मैंने आप लोगों को मेरे ख्याल से जब मैं RO की मैथ की क्लास करा रहा था, तब आप लोगों को मैंने गुणा करना भी 11 की गुणा करना सिखाया था। तो यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ कि 11 से अगर हमको किसी में गुणा करनी है तो क्या करेंगे? पहला वाला अंक ऐसे ही लिख देंगे, 36 का 6 ऐसे ही लिख देंगे, हमने लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 3 और 6 को ऐड किया, 9 आ गया, और इस 3 को ऐसे लिख दो, ये 396 आ गया। सिंपल सा ये है कि 6 को ऐसे ही लिखा, फिर हमने 3 और 6 को ऐड किया तो 9 आ गया, और फिर हमने आगे वाली संख्या को वैसे लिख दिया 3। तो 11 से तो गुणा हो गई, ये सिंपल सा था, इसमें हमको कोई ज़्यादा लॉजिक लगाना नहीं पड़ा। अब 3 से भी गुणा कर लेते हैं। तो 3 से गुणा करना तो आसान है, इसको हम 3 से गुणा कर देते हैं। 3 छक 18, 3 नम 27 और 1 28, 3 तिया 9, 9 2 11, तो ये 1188 आ गया। लेकिन अगर हमने इसको 10 से भी भाग करना है, जब 10 से भाग करना है तो एक अंक के बाद यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये 118.8 डिग्री आंसर आ गया है। 118.8 डिग्री आ गया है। आपको यहाँ पर एक और जैसे हम 11 की गुणा में एक एग्जाम्पल और आप लिख सकते हैं। यहाँ पर तो 2 अंक का था, 3 अंक का भी हम देख लेते हैं। 2 3 5, 2 3 5 को हमने 11 से गुणा करना है, तो कैसे करेंगे? देखो, इसको हमने 11 से गुणा करना है तो कैसे करेंगे? इस 5 को तो सबसे पहले ऐसे लिख देना है, इकाई का अंक 5 था तो लिख दिया। अब हमने क्या करना है? इन दोनों को ऐड कर देना है, 3 और 5 को। 3 और 5 कितना हो गया? 8। अब हमको इन दोनों को ऐड कर देना है 2 और 3 को। 2 और 3 को ऐड करेंगे 5, और ये जो इकाई यहाँ पर अंक है 2, इसको ऐसे लिख दिया। तो ये गुणा करके कितना आ गया है? 2 5 8 5।
अब इसको फिर से अगर हम 11 से गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले 5 है तो 5 को 5 ही लिख देंगे। और अब देखो यहाँ पर 8 और 5 13 है, तो 13 की 3 लिखा, हासिल 1 आया। और 8 और 5 13, 13 एक हासिल वाला था 14, एक इसमें फिर से कैरी हो गया। 2 और 5 7, 7 में 1 जोड़ा 8, इस 2 को 2 ऐसे लिख देंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का ये 11 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा 11 का गुणा भी। और इसमें जो आयकर का मान आया वो 118.8 डिग्री आ गया है, यही हमको निकालना था। आयकर का कोण कितना होगा हमने बता दिया है, आयकर का कोण 118.8 डिग्री होगा। इसी प्रकार आपसे विविध का कोण पूछ सकता है, बिक्री कर का कोण पूछ सकता है। तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही इसमें हम सभी के मान निकाल देंगे। आपसे ये भी कहा जा सकता है कि बिक्री कर का मान आयकर से कितना अधिक है, बिक्री कर का मान आयकर से कितना अधिक है, कोण में बताइए। तो कोण में आप यहाँ पर देखेंगे कि कितना अधिक है, परसेंटेज में तो 2% अधिक है, ये बिक्री कर का मान 2% अधिक है। किसमें, परसेंटेज में, ये प्रतिशत में है। आप इसको एंगल में मत करके आ जाना कि वहाँ पर 2 डिग्री आप लोग करके आ जाएं, अगर ऑप्शन में होगा तो इस परसेंटेज को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1% का मतलब 360/100 है, तो हमको 2% का निकालना है, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। इसको क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो 36 दुना क्या हो जाता है, 72 हो जाता है, तो ये 720 हो गया। और अपॉन 100 करेंगे तो ये यहाँ पर हम 0 पॉइंट लगा देंगे, यानी कि इसका मान कितना आ गया, 7.2 डिग्री। तो 7.2 डिग्री अधिक है कौन, बिक्री कर का मान, अगर हमको यहाँ पर अंश में बताना होगा, कोण में बताना होगा। तो क्लियर हुआ होगा कि इस टाइप से। ठीक है, तो पाई चार्ट को हमने देख लिया है। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो आज 2 ही क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, पाई चार्ट मैंने आपको नहीं कराया था, तो पाई चार्ट भी मैंने करा दिया। यहाँ पर से किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, कितना अधिक है कितना कम है, या इनको अनुपात में भी आपसे पूछा जा सकता है, एंगल में भी पूछा जा सकता है, एंगल निकालना भी मैंने बता दिया है, परसेंटेज में भी पूछा जा सकता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिए हैं, आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा आई होप। और अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग कर ले जाना। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, एग्जाम अच्छी तरीके से देना। तो आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।